हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे राजस्थान बोर्ड कक्षा 8 विज्ञान का छठा अध्याय दहन और ज्वाला। हम घर पर, उद्योगों में और वाहनों को जलाने के लिए विभिन्न प्रकार के ईंधनों का उपयोग विविध प्रयोजनों के लिए करते हैं। क्या आप अपने घरों में प्रयुक्त होने वाले कुछ ईंधनों के नाम बता सकते हैं? व्यापार और उद्योगों में उपयोग होने वाले कुछ ईंधनों के नाम बताइए। मोटर गाड़ियाँ चलाने में कौन से ईंधन काम में आते हैं? आपकी सूची में सम्मिलित ईंधन होंगे गोबर, लकड़ी, कोयला, काष्ठ कोयला, पेट्रोल, डीजल, संपीड़ित प्राकृतिक गैस, सीएनजी आदि। आप मोम के जलने से परिचित हैं। मोमबत्ती के जलने और कोयले जैसे ईंधन के जलने में क्या अंतर है? शायद आपका अनुमान सही था। मोमबत्ती ज्वाला के साथ जलती है जबकि कोयला नहीं। इसी प्रकार आप अनेक ऐसे पदार्थ पाएंगे तो बिना ज्वाला के जलते हैं। आइए जलने के रासायनिक प्रक्रम और इस प्रक्रम में उत्पन्न ज्वाला के प्रारूपों का अध्ययन करें। दहन क्या है? कक्षा 7 में मैग्नीशियम दहन के क्रियाकलाप का स्मरण करिए। हमने देखा था कि मैग्नीशियम जलकर मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है और ऊष्मा तथा प्रकाश उत्पन्न करता है। इसी प्रकार का क्रियाकलाप हम एक काष्ठ कोयले का टुकड़ा लेकर कर सकते हैं। काष्ठ कोयले के टुकड़े को सन्नासी से पकड़िए और एक मोमबत्ती अथवा बुनसन बर्नर की ज्वाला के निकट लाइए। आप क्या देखते हैं? हम पाते हैं कि काष्ठ कोयला वायु में जलता है। हम जानते हैं कि काष्ठ कोयला वायु में जलकर कार्बन डाइऑक्साइड, ऊष्मा और प्रकाश देता है। काष्ठ कोयला मतलब लकड़ी का कोयला होता है, ठीक है। इस तरह से रासायनिक प्रक्रमों जिसमें पदार्थ ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर ऊष्मा देता है दहन कहलाता है। इस लाइन को याद रखेंगे। रासायनिक प्रक्रम जिसमें पदार्थ ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर ऊष्मा देता है दहन कहलाता है। जिस पदार्थ का दहन होता है उसे दाह्य कहलाता है, वह दाह्य कहलाता है। उसे ईंधन भी कहते हैं। ईंधन ठोस, द्रव या गैस हो सकता है। कभी कभी दहन के साथ ज्वाला के रूप में अथवा एक लौ के रूप में प्रकाश भी उत्पन्न होता है। ऊपर दी गई अभिक्रिया में मैग्नीशियम और काष्ठ कोयला दाह्य पदार्थ हैं। अब बूझो क्या कह रहे हैं? हमें बताया गया था कि भोजन हमारे शरीर के लिए एक ईंधन है। तो पहली क्या करिए, ठीक ही तो है। हमारे शरीर में भोजन ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर अपघटित होता है और ऊष्मा उत्पन्न होती है। यह हमने कक्षा 7 में सीखा था। क्रियाकलाप 6.1 है। स्ट्रा, माचिस की तिलियाँ, मिट्टी का तेल, कागज, लोहे की कील, पत्थर के टुकड़े, शीशा आदि कुछ पदार्थ इकट्ठे करिए। अपने शिक्षक की देखरेख में इन पदार्थों को एक एक कर जलाइए। यदि पदार्थ जलता है तो उसे दाह्य दिखाइए और अन्यथा उसे अदाह्य दिखाइए। तो यहाँ पर इसको इनको जला कर चेक करना है तुमको, और चेक करना है कि जलता है या नहीं जलता, ठीक है। तो अपने आप पता लग जाए। जैसे लकड़ी दाह्य, कागज दाह्य, लोहे की कील अदाह्य, मिट्टी का तेल दाह्य, पत्थर का टुकड़ा अदाह्य, स्ट्रा दाह्य, काष्ठ कोयला दाह्य, माचिस तिलिया दाह्य और कांच अदाह्य। इस तरह से आपका ये परीक्षण आएंगे। क्या आप कुछ और पदार्थों के नाम बता सकते हैं जो दाह्य हैं? उन्हें इस सारणी 6.1 में जोड़ सकते हैं। आइए उन परिस्थितियों का पता लगाएं जिनमें दहन होता है। तो दहन होने के लिए कौन सी परिस्थितियाँ चाहिए, उनका एक क्रियाकलाप के द्वारा पता लगाते हैं। सावधानी रखनी है। जलती मोमबत्ती को पकड़ते समय सावधानी रखिए ताकि हाथ न जल जाए। एक जलती मोमबत्ती को मेज के ऊपर रखिए। कांच की चिमनी को मोमबत्ती के ऊपर लकड़ी के 2 गुटकों की सहायता से इस प्रकार रखिए कि वायु द्वारा चिमनी में प्रवेश होता रहे, मतलब हवा अंदर आती रहे। और देखिए ज्वाला को क्या होता है। अब लकड़ी के गुटके हटाकर चिमनी को मेज पर टिका दीजिए। पुनः ज्वाला को देखिए। अंत में एक कांच की प्लेट चिमनी के ऊपर रख दीजिए। ज्वाला को पुनः देखिए। तीनों स्थितियों में क्या होता है? क्या ज्वाला कंपन करती हुई बुझ जाती है? क्या यह कंपन करती है और धुआं देती है? क्या यह अप्रभावित रहती है? क्या आप दहन प्रक्रम में वायु की भूमिका के बारे में निष्कर्ष निकाल सकते हैं? मतलब आपको चेक करना है, एक तो जब कम ऑक्सीजन मिल रही है और एक ऑक्सीजन बिल्कुल नहीं मिल रही है, उस स्थिति में क्या प्रभाव पड़ता है दहन के ऊपर, ज्वाला के ऊपर। हम पाते हैं कि दहन के लिए वायु आवश्यक है।
अवस्था 1 में मोमबत्ती निर्बाध रूप से जलती है, जबकि वायु चिमनी में नीचे से प्रवेश कर सकती है। अवस्था बी में जब चिमनी में नीचे से वायु प्रवेश नहीं कर पाती तो ज्वाला में कंपन होता है और धुआं उत्पन्न होता है। अवस्था 3 में ज्वाला बुझ जाती है क्योंकि उसे वायु उपलब्ध नहीं हो पाती। अब वो जो कह रहा है, हमने पढ़ा है कि सूर्य अपनी ऊष्मा और प्रकाश स्वयं उत्पन्न करता है, क्या यह भी एक प्रकार का दहन है? सूर्य में ऊष्मा और प्रकाश नाभिकीय अभिक्रियाओं द्वारा उत्पन्न होते हैं। आप इस प्रक्रम के बारे में आगे चलकर पढ़ेंगे, आप कक्षा 10 में इसके बारे में पढ़ेंगे। क्रियाकलाप 6.3, एक लकड़ी या लकड़ी के कोयले का जलता हुआ टुकड़ा लोहे की प्लेट या तवे पर रखिए। इसे कांच के जार अथवा पारदर्शक प्लास्टिक जार से ढक दीजिए। देखिए क्या होता है। कुछ समय बाद लकड़ी का कोयला जलना बंद हो जाता है। क्या आप सोच सकते हैं कि यह जलना बंद क्यों हो जाता है? आपने सुना होगा कि जब किसी व्यक्ति के वस्त्र आग पकड़ लेते हैं तो आग बुझाने के लिए व्यक्ति को कंबल से ढक देते हैं। क्या आप बता सकते हैं ऐसा क्यों करते हैं? देखिए, अब आपने कुछ अनुभवों को स्मरण कीजिए। क्या एक माचिस की तिली अपने आप जल उठती है? यह किस प्रकार जलाई जाती है? आपको कागज़ के टुकड़ों को जलाने का अनुभव अवश्य होगा। अब जलती हुई माचिस की तिली इसके पास लाते हैं तो क्या यह जल उठता है? क्या आप लकड़ी के टुकड़े को जलती माचिस की तिली उसके पास लाकर जला सकते हैं? लकड़ी या कोयले को जलाने के लिए आपको कागज़ या मिट्टी के तेल का उपयोग क्यों करना पड़ता है? क्या आपने जंगल में लगने वाली आग के बारे में सुना है? तो नहीं सुना तो आप ये देख लीजिए। गर्मी के मौसम में बहुत अधिक गर्मी पड़ने से कुछ स्थानों पर सूखी घास आग पकड़ लेती है। घास से आग पेड़ों में फैलती है और जल्दी पूरा जंगल आग की चपेट में आ जाता है। इस प्रकार की आग को बुझाना बहुत कठिन होता है। इसके बहुत सारे उदाहरण मैं बताता हूँ, जैसे ऑस्ट्रेलिया के जंगल और अमेरिका के जो जंगल है जिसको अमेजन के जंगल बोलते हैं, उनमें बांस बड़ी मात्रा में पाए जाते हैं और नीचे सूखी घास पाई जाती है। तो जो बांस होते हैं वो गर्मियों में सूख जाते हैं और जो उनकी लकड़ी होती है उनमें हल्की मात्रा में ज्वलनशील तेल होता है, और जब ये दोनों एक दूसरे के संपर्क में आते हैं इनमें घर्षण होता है। तो घर्षण की वजह से ही उनमें आग उत्पन्न हो जाती है और उनमें तेल होने की वजह से वो बहुत जल्दी पकड़ लेते हैं आग। और जब ये आग लग जाती है एक बार तो इसको बुझाना बहुत कठिन होता है, क्योंकि फिर बांस में बहुत सूखे बांस में बहुत तेज़ी से आग फैलती है और जब तक पूरे बांस जल नहीं जाते तब तक ये आग जलती रहती है। तो अभी पिछले साल आपने ऑस्ट्रेलिया के जंगलों में, वो अमेजन के जंगलों में आग के बारे में सुना होगा। इस साल जब लॉकडाउन लगा था शुरू में, उस वक्त ऑस्ट्रेलिया के जंगलों में आग लगी थी और इस तरह से अभी कुछ दिन पहले अफ्रीका के जंगलों में आग लगी है। तो ये आग इस तरह से जंगलों में लगती रहती है। इसका कारण यह है कि यहाँ पर सूखा ईंधन पाया जाता है, हल्का ईंधन। क्या ये अनुभव आपको बताते हैं कि विभिन्न पदार्थ विभिन्न ताप पर आग पकड़ लेते हैं? वह न्यूनतम ताप जिस पर कोई पदार्थ जलने लगता है उसका ज्वलन ताप कहलाता है। क्या आप बता सकते हैं कि कमरे के ताप पर माचिस की तिली अपने आप आग क्यों नहीं पकड़ लेती? माचिस की तिली माचिस की डिबिया के बगल में रगड़ने पर क्यों जल जाती है? माचिस का इतिहास बहुत पुराना है। 5000 से अधिक वर्ष पूर्व प्राचीन मिस्र में गंधक में डुबोए गए चीड़ की लकड़ी के छोटे टुकड़े माचिस की तरह उपयोग किए जाते थे। आधुनिक निरापद माचिस का विकास लगभग 200 वर्ष पूर्व हुआ था। एंटीमनी, ट्राइसल्फाइड, पोटेशियम क्लोरेट और श्वेत फास्फोरस का मिश्रण कुछ गोंद और स्टार्च के साथ मिलाकर उचित लकड़ी से बनी माचिस की तिली के सिरे पर लगाया जाता है। जब इसे किसी खुरदरी सतह से रगड़ा जाता है तो घर्षण की ऊष्मा के कारण श्वेत फास्फोरस प्रज्वलित हो उठता है। इससे माचिस की तिली का दहन प्रारंभ हो जाता है। परंतु श्वेत फास्फोरस माचिस उद्योग में काम में आने वाले और माचिस का उपयोग करने वाले दोनों के लिए खतरनाक सिद्ध हुआ। आजकल निरापद माचिस के सिरे पर केवल एंटीमनी, ट्राइसल्फाइड और पोटेशियम क्लोराइड लगा रहता है। रगड़ने वाली सतह पर चूर्णित कांच और थोड़ा सा लाल फास्फोरस लगाते हैं जो कम खतरनाक होता है। जब माचिस की तिली को खुरदरी सतह पर रगड़ा जाता है तो कुछ लाल फास्फोरस श्वेत फास्फोरस में परिवर्तित हो जाता है। यह तुरंत माचिस की तिली के सिरे पर लगे पोटेशियम क्लोराइड से अभिक्रिया कर पर्याप्त ऊष्मा उत्पन्न कर देता है, जिससे एंटीमनी ट्राइसल्फाइड का दहन प्रारंभ हो जाता है।
इस प्रकार से एक माचिस की तीली का जो अगला सिरा है वो जलने लगता है। हमने पाया कि दाह्य पदार्थ तब तक आग नहीं पकड़ सकता जब तक, या जल नहीं सकता जब तक उसका ताप उसके ज्वलन ताप से कम रहता है। क्या आपने कभी भोजन पकाने वाले तेल को आग पकड़ते देखा है? जब तलने वाला बर्तन लंबे समय तक जलते हुए स्टोव पर रखा रहता है, कमरे के ताप पर मिट्टी का तेल और लकड़ी आपने अपने आप आग नहीं पकड़ते, परंतु यदि मिट्टी के तेल को थोड़ा गर्म कर दे तो आग पकड़ लेता है। क्या इसका ज्वलन ताप लकड़ी के ज्वलन ताप से कम है? क्या इसका अर्थ है कि मिट्टी के तेल के रखने में हमें विशेष सावधानी रखनी होगी? निम्नलिखित क्रियाकलाप प्रदर्शित करता है कि किसी पदार्थ के दहन के लिए उसका ताप उसके ज्वलन ताप पर पहुंचना आवश्यक है। अब एक क्रियाकलाप करते हैं 6.4, सावधानी रखनी है। इसमें जलती हुई मोमबत्ती से सावधानी से काम में लीजिए ताकि हाथ न जल जाए, है ना। कागज़ के 2 कप तैयार कीजिए। इनमें से एक कप में 50 ml जल डालिए। दोनों कपों को अलग अलग मोमबत्ती द्वारा गर्म कीजिए। आप क्या देखते हैं? कागज़ के खाली कप का क्या होता है? जल युक्त कागज़ के कप का क्या होता है? क्या इस कप का जल गर्म हो जाता है? यदि हम कप को गर्म करना जारी रखें तो हम कागज़ के कप को भी जल को उबाल सकते हैं। क्या आप इस परिघटना को कोई स्पष्टीकरण सोच सकते हैं? कागज़ के कप को दी जाने वाली ऊष्मा चालन द्वारा जल में चली जाती है, अतः जल की उपस्थिति में ताप कागज़ के ज्वलन ताप तक नहीं पहुंच पाता, इसलिए वह जलता नहीं है। जिन पदार्थों का ज्वलन ताप बहुत कम होता है और जो ज्वाला के साथ सरलतापूर्वक आग पकड़ लेते हैं, ज्वलनशील पदार्थ कहलाते हैं। ज्वलनशील पदार्थ के उदाहरण हैं पेट्रोल, एल्कोहल, द्रवित पेट्रोलियम गैस, एलपीजी बोलते हैं इसको, आदि। क्या आप कुछ और ज्वलनशील पदार्थों की सूची बना सकते हैं? हम आग पर नियंत्रण कैसे पाते हैं? एक प्रश्न है जो आपसे बाद में पूछा जाएगा, तो इसका उत्तर यहाँ पर मिलेगा आपको। आपने घरों, दुकानों और कारखानों में आग लगते हुए देखा या सुना होगा। यदि आपने इस घटना की कोई दुर्घटना देखी है तो उसका संक्षिप्त विवरण अपनी नोटबुक में लिखिए। यह अनुभव अपने कक्षा के साथियों के साथ भी बांटिए। अपने क्षेत्र की अग्नि सेवा के टेलीफोन नंबर का पता लगाइए। यदि आपके पड़ोसी के घर में आग लग जाए तो सबसे पहले अग्निशमन सेवा को सूचित करिए। यह जरूरी है कि हम सबको अग्निशमन सेवा के टेलीफोन नंबरों की जानकारी होनी चाहिए। देखो, ये अग्निशमन कर्मचारी हैं जो आग बुझाने का काम करते हैं, इस तरह से आग बुझाते हैं। ये आपने देखा भी होगा अगर आपको मौका मिला है तो। क्या आपके शहर, नगर में फायर ब्रिगेड स्टेशन है? जब फायर ब्रिगेड आती है तो वह क्या करती है? वह आग पर जल डालती है। जल ज्वलनशील पदार्थ को ठंडा करता है, इससे उसका ताप उसके ज्वलन ताप से कम हो जाता है। ऐसा करने से आग का फैलना रुक जाता है। जल वाष्प ज्वलनशील पदार्थ को घेर लेता है, जिससे वायु की आपूर्ति बंद हो जाती है और आग बुझ जाती है। आपने पढ़ा है कि आग उत्पन्न करने के लिए 3 आवश्यकताएं होती हैं। क्या आप इन आवश्यकताओं की सूची बना सकते हैं? ये आवश्यकताएं हैं ईंधन, वायु मतलब ऑक्सीजन आपूर्ति हेतु, और ऊष्मा। ये 3 चीज़ चाहिए, ईंधन, ऑक्सीजन और ऊष्मा। ईंधन का ताप उसके ज्वलन ताप से अधिक करने हेतु ईंधन का ताप उसके ज्वलन ताप से अधिक करने हेतु ऊष्मा की आवश्यकता होती है। इनमें से एक या अधिक आवश्यकताओं को हटाकर आग को नियंत्रित किया जा सकता है। आग बुझाने वाले का कार्य वायु का प्रवाह काटना या ईंधन का ताप कम करना या दोनों होते हैं। ध्यान दीजिए, अधिकांश स्थितियों में ईंधन को हटाया नहीं जा सकता। उदाहरण के लिए, यदि किसी भवन में आग लग जाती है तो संपूर्ण भवन ही ईंधन होता है, पूरा मकान में ही आग लग जाती है। जल सबसे अधिक प्रचलित अग्निशामक है, परंतु जल तभी कार्य कर सकता है जब लकड़ी और कागज जैसी वस्तुओं में आग लगी हो। यदि विद्युत उपकरणों में आग लगी हो तो जल विद्युत का चालन कर सकता है और आग बुझाने वालों को हानि हो सकती है। तेल या पेट्रोल में लगी आग बुझाने हेतु भी जल का उपयोग उचित नहीं होता। क्या आपको याद है कि जल तेल से भारी होता है, अतः यह तेल के नीचे चला जाता है और तेल ऊपर जलता रहता है। विद्युत उपकरण और पेट्रोल जैसे ज्वलनशील पदार्थों में लगी आग के लिए कार्बन डाइऑक्साइड सबसे अच्छा अग्निशामक है।
ऑक्सीजन से भारी होने के कारण CO2 आग को एक कंबल की तरह लपेट लेती है। इससे ईंधन और ऑक्सीजन के बीच संपर्क टूट जाता है और आग पर नियंत्रण हो जाता है। CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड गैस का अतिरिक्त लाभ यह है कि सामान्यतः यह विद्युत उपकरणों को कोई हानि नहीं पहुंचाती। हमें कार्बन डाइऑक्साइड की आपूर्ति कहाँ से मिलती है? उस दाब पर यह द्रव के रूप में सिलेंडरों में भरी जा सकती है। LPG किस रूप में सिलेंडरों में रखी जाती है? सिलेंडर में छोड़े जाने पर सिलेंडर से छोड़ जाने पर CO2 बहुत अधिक फैलती है और ठंडी हो जाती है। अतः यह न केवल आग को चारों ओर से घेरती है बल्कि ईंधन के ताप को भी नीचे ले जाती है। इसलिए यह अति उत्तम अग्निशामक है। CO2 प्राप्त करने का एक दूसरा तरीका सोडियम बाइकार्बोनेट या बेकिंग सोडा या पोटेशियम बाइकार्बोनेट जैसे रसायनों का पाउडर का भारी मात्रा में छिड़काव है। आग के निकट इन पदार्थों से बहुत सी कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है जो आग बुझा देती है। अब हम पढ़ेंगे दहन के प्रकार। आग कितने प्रकार की लगती है? एक जलती हुई माचिस तिली अथवा गैस लाइटर को रसोई में गैस स्टोव के निकट लाइए। सावधानी क्या रखनी है? स्वयं गैस स्टोव का प्रयोग न कीजिए, अपने माता पिता की सहायता से कहिए। गैस स्टोव की घुंडी या नोब घुमाकर गैस चालू कर दीजिए। आप क्या देखते हैं? आप पाते हैं गैस तेजी से जलने लगती है तथा ऊष्मा और प्रकाश उत्पन्न करती है। इस प्रकार का दहन तीव्र दहन कहलाता है। फास्फोरस जैसे कुछ पदार्थ हैं जो कमरे के ताप पर वायु में जल उठते हैं। इस प्रकार का दहन जिसमें पदार्थ बिना किसी प्रत्यक्ष कारण के अचानक लपटों के साथ जल उठता है स्वतः दहन कहलाता है। कोयले के खानों में कोयले की धूल के स्वतः दहन से कई बार खतरनाक अग्निकांड हो चुके हैं। जंगल के स्वतः अग्निकांड कभी अधिक गर्मी के कारण होते हैं, कभी आकाश से बिजली गिरने से होते हैं, परंतु जंगल में आग अधिकतर मनुष्य की लापरवाही से ही होता है। जंगल में यदि आग पिकनिक अथवा शिविर में जाते हैं और कैंप फायर का आयोजन करते हैं तो स्थान छोड़ने से पूर्व आग को पूर्णतः बुझाना अवश्य याद रखिए। हम त्योहारों पर अक्सर आतिशबाजी करते हैं, पटाखे चलाते हैं। जब पटाखे को जलाते हैं तो एक आकस्मिक अभिक्रिया होने से ऊष्मा, प्रकाश और ध्वनि पैदा होती है। अभिक्रिया में बनी गैस बड़ी मात्रा में निकलती है। इस प्रकार की अभिक्रिया विस्फोट कहलाती है। पटाखे पर दाब डालने पर भी विस्फोट हो सकता है। ज्वाला। अब ये ज्वाला क्या होती है? LPG ज्वाला का परीक्षण करिए, मतलब जलते हुए गैस को ऊपर से देखिए। क्या आप ज्वाला का रंग बता सकते हैं? एक मोमबत्ती की ज्वाला का रंग कैसा होता है? कक्षा 7 के मैग्नीशियम रिबन को जलाने के अपने अनुभव याद करिए। यदि आपको 6.2 की शेष वस्तुओं को जलाने का अनुभव नहीं है तो आप उन्हें अब कर सकते हैं। अपने प्रेक्षण रिकॉर्ड करिए और सारणी में लिखिए और पदार्थ ज्वाला देता है या नहीं ये चेक करिए। देखो यहाँ पर ये पदार्थ हैं, इनको जलाकर चेक करने से मोमबत्ती ज्वाला देती है और रंग होता है इसका पीला। ठीक है। मैग्नीशियम ज्वाला देता है लेकिन इसका कलर होता है नीला। कपूर भी ज्वाला देता है लेकिन बहुत हल्की देता है। मिट्टी के तेल और स्टोव ये नीले कलर की ज्वाला देता है। लकड़ी का कोयला भी ज्वाला देता है। देखो ज्वाला सभी देते हैं, सबकी अलग अलग मात्रा होती है, कोई कम देता है कोई ज़्यादा देता है। एक क्रियाकलाप है, एक मोमबत्ती जलाइए, सावधानी बरतिए। एक कांच की 4-5 सेंटीमीटर पतली नली को संडासी द्वारा पकड़िए और इसका एक सिरा मोमबत्ती की आकस्मिक ज्वाला के अदीप क्षेत्र जोन में प्रवेश करा दीजिए, मतलब जहाँ चमक नहीं रहा हो नीचे वाला हिस्सा, चित्र 6.10 की तरह। कांच की नली के दूसरे सिरे के निकट एक जलती हुई माचिस की तीली लाइए। क्या वहाँ कुछ समय पश्चात ज्वाला उत्पन्न होती है? यदि ऐसा है तो वह क्या है जो ज्वाला उत्पन्न करता है? ध्यान दीजिए कि गर्म मोमबत्ती के पास का मोम जल्दी पिघल जाता है। दहन के समय जो पदार्थ वाष्पित होते हैं वे ज्वाला का निर्माण करते हैं। उदाहरण के लिए मिट्टी का तेल और पिघली हुई मोमबत्ती के साथ साथ ऊपर उठते हैं और दहन के समय वाष्पित होकर ज्वाला का निर्माण करते हैं। इसके विपरीत लकड़ी का कोयला वाष्पित नहीं होता और कोई ज्वाला नहीं देता है। क्रियाकलाप 6.5 में क्या कांच की नली से बाहर निकलने वाला मोम का वाष्प क्या ज्वाला उत्पन्न होने का कारण हो सकता है? जब मोमबत्ती की ज्वाला स्थिर हो तो ज्वाला के दीप क्षेत्र में एक स्वच्छ कांच की प्लेट या स्लाइड प्रविष्ट करिए। आखिरी 6.11 उसे संडासी से लगभग 10 सेकंड तक पकड़े रखिए।
फिर उसे हटा दीजिए। आप क्या देखते हैं? कांच की प्लेट या स्लाइड पर एक गोल काला वलय बन जाता है। यह ज्वाला के दीप क्षेत्र में उपस्थित बिना जले कार्बन के कणों का जमाव को दर्शाता है। एक पतले लंबे तांबे के तार को लगभग 30 सेकंड तक ज्वाला के अदीप क्षेत्र में पकड़ कर रखिए। ध्यान दीजिए कि तार का भाग जो ज्वाला के कुछ ही बाहर है रक्त तप्त हो जाता है, मतलब लाल कलर का हो जाता है गर्म होकर। क्या यह दर्शाता है कि ज्वाला के अदीप क्षेत्र का ताप बहुत अधिक है? वास्तव में ज्वाला का वह भाग सबसे अधिक गर्म होता है। सोने और चांदी को पिघलाने के लिए सुनार धातु की फूंकनी से ज्वाला के सबसे ऊपरी भाग को उस पर फूंकते हैं। वे ज्वाला के सबसे भारी भाग का उपयोग करते हैं। ठीक, मतलब ज्वाला में देखो सबसे गर्म भाग होता है जहाँ पर दहन होता है, फिर ऊपर जैसे ऊपर ऊपर बढ़ते हैं उसका ताप कम होता जाता है, जैसे इसमें दिखाया गया है। याद करिए, घरेलू और औद्योगिक उपयोगों में संबंधित ऊष्मा ऊर्जा के प्रमुख स्रोत लकड़ी, काष्ठ, कोयला, पेट्रोल, मिट्टी का तेल आदि हैं। ये पदार्थ ईंधन कहलाते हैं। सबसे अच्छा ईंधन वह है जो सहज उपलब्ध हो जाता है और सस्ता होता है और वायु से सामान्य दर से सुगमतापूर्वक जलता है। यह अधिक मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न करता है। यह जलने के उपरांत कोई अवांछनीय पदार्थ नहीं छोड़ता है। सामान्यतः ऐसा कोई भी ईंधन नहीं है जिसे एक आदर्श ईंधन माना जा सके। हमें ऐसा ईंधन ढूंढना चाहिए जो किसी विशिष्ट उपयोग की अधिकांश आवश्यकताएं पूरी करता हो। ईंधन के मूल्यों में भिन्नता होती है। कुछ ईंधन अन्य ईंधनों की अपेक्षा सस्ते होते हैं। जिन ईंधनों से आप परिचित हैं उनकी सूची बनाइए। सारणी 6.3 की भांति जिसमें ठोस, द्रव और गैसीय ईंधनों में वर्गीकृत कीजिए। ठीक है, तो आपको बताना है कि ईंधन किस प्रकार के हैं, जैसे पेट्रोल, केरोसिन, डीजल, ये कौन से हैं? द्रव ईंधन है। ठीक है, लकड़ी, कोयला, ये कौन से हैं? ठोस ईंधन है। और एलपीजी, सीएनजी, कोल गैस, ठीक है, इस तरह की जो हाइड्रोजन, ये जो गैस है ये क्या वो कौन सी है? गैसीय ईंधन है। तो ईंधन दक्षता क्या होती है? यदि आपसे कहा जाए कि गोबर के उपले, कोयला और एलपीजी को जलाकर पानी की एक निश्चित मात्रा को उबालें, तो आप कौन से ईंधन को चुनेंगे? इसका कारण बताइए। आप अपने माता पिता की मदद ले सकते हैं। क्या ये ईंधन बराबर मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न करते हैं? किसी ईंधन के 1 किलोग्राम के पूर्ण दहन से प्राप्त ऊष्मा ऊर्जा की मात्रा उसका ऊष्मीय मान कहलाती है। ईंधन के ऊष्मीय मान को किलो जूल प्रति किलोग्राम मात्रक द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। कुछ ईंधनों के ऊष्मीय मान सारणी 6.4 में दिए गए हैं, जैसे कोयला, मिट्टी का तेल और प्राकृतिक। ये अब हमने ये कर लिया था पहले, है ना। अब इस सारणी में देखिए, जो गोबर के उपले होते हैं जो गाँव में महिलाएं बनाती हैं, इसका ऊष्मीय मान होता है 6000 से 8000 किलो जूल पर किलोग्राम। लकड़ी का होता है 17000 से 22000, कोयले का 25000 से 33000, पेट्रोल का 45000, मिट्टी के तेल का 45000, डीजल का भी 45000, मेथेन का 50000, सीएनजी का 50000, एलपीजी का 55000 जो घरों में गैस काम मिल जाती है, और जैव गैस इसका 35000 से 40000 होता है। और हाइड्रोजन का सबसे अधिक होता है 1.5 लाख किलो जूल पर केजी। 1.5 लाख जूल पर केजी बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, इसलिए जो रॉकेट वगैरह उनमें द्रवित हाइड्रोजन काम में लिया जाता है। ईंधन के दहन से हानिकारक उत्पाद प्राप्त होते हैं। ईंधन का बढ़ता हुआ उपभोग पर्यावरण पर हानिकारक प्रभाव डालता है। लकड़ी, कोयले और पेट्रोल जैसे कार्बन ईंधन बिना जले कार्बन कण छोड़ते हैं। ये सूक्ष्म कण खतरनाक प्रदूषक होते हैं जो दमा और श्वास जैसे रोग उत्पन्न करते हैं। सदियों से लकड़ी का उपयोग घरेलू और औद्योगिक ईंधन के रूप में हो रहा था, परंतु अब इसका स्थान कोयले और एलपीजी जैसे ईंधनों ने ले लिया। अभी हमारे देश में बहुत से ग्रामीण क्षेत्रों में लकड़ी के रूप में
ईंधन के रूप में लकड़ी का उपयोग हो रहा है क्योंकि यह आसानी से उपलब्ध और सस्ती है। परंतु लकड़ी को जलाने में बहुत बड़ी मात्रा में धुआं उत्पन्न होता है जो मनुष्य के लिए हानिकारक है और श्वसन कष्ट उत्पन्न करता है। साथ ही वृक्ष हमें बहुत सी उपयोगी वस्तुएं उपलब्ध करवाते हैं जो ईंधन के रूप में लकड़ी का उपयोग करने पर हमें प्राप्त नहीं हो पाती। इसके अतिरिक्त वृक्षों की कटाई वनोन्मूलन का कारण बनता है जो पर्यावरण के लिए हानिप्रद है, जैसा कि आपने कक्षा 7 में पढ़ा था। इन ईंधनों का पूर्ण दहन कार्बन मोनोऑक्साइड गैस देता है। यह अत्यंत विषैली गैस है। बंद कमरे में कोयला जलाना खतरनाक होता है। उत्पन्न कार्बन मोनोऑक्साइड गैस से कमरे में सो रहे व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है। तो बूझो क्या कह रहा है, ओ इसलिए हमें सलाह दी जाता है कि उस कमरे में कभी न सोइए जिसमें जलते हुए या सुलगते हुए कोयले की आग हो। तीसरा, अधिकांश ईंधनों के दहन से पर्यावरण में कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। वायु में कार्बन डाइऑक्साइड गैस की अधिक मात्रा संभवतः विश्व उष्णन या ग्लोबल वार्मिंग का कारण बनती है। पृथ्वी के वातावरण के तापमान में वृद्धि विश्व उष्णन कहलाती है। अन्य बातों के साथ साथ इसमें हिमनद पिघलने लगते हैं जिससे समुद्र में जल स्तर बढ़ जाता है और तटीय क्षेत्र बाढ़ग्रस्त हो जाते हैं। ऐसा भी संभव है कि निचले स्तर वाले तटीय क्षेत्र स्थायी रूप से जलमग्न हो जाएं। चौथा पॉइंट, कोयले और डीजल के दहन से सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकलती है। यह अत्यंत दमघोंटू और संक्षारक गैस है। इसके अतिरिक्त पेट्रोल इंजन नाइट्रोजन के ऑक्साइड गैसीय ऑक्साइड छोड़ते हैं। सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड वर्षा जल में घुल जाते हैं तथा अम्ल बनाते हैं। ऐसी वर्षा अम्ल वर्षा कहलाती है जो फसलों, भवनों और मृदा के लिए बहुत हानिकारक होती है। इसके विषय में कक्षा 7 में पहले ही पढ़ चुके हैं आप, है ना। मोटर वाहनों के ईंधन के रूप में डीजल और पेट्रोल का स्थान अब सीएनजी संपीड़ित प्राकृतिक गैस ले रही है क्योंकि सीएनजी सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड का उत्पादन अल्प मात्रा में करती है। सीएनजी एक अधिक स्वच्छ ईंधन है। ठीक है बच्चों, तो हमने ये अध्याय को पढ़ लिया है। अब इसके कुछ प्रश्नों के उत्तर देते हैं। दहन की परिस्थितियों की सूची बनाइए। देखो मैं आपको बताता हूँ इसका आंसर क्या है। दहन के लिए हमें ईंधन और ताप और वायु, ये 3 चीज़ों की आवश्यकता होती है। जहाँ पर ये तीनों एक साथ मिल जाते हैं वहाँ पर हम दहन करवा सकते हैं। रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। लकड़ी और कोयला जलने से वायु का क्या होता है? लकड़ी और कोयला जलने से वायु का प्रदूषण होता है। ठीक है। घरों में काम में आने वाला एक द्रव ईंधन एलपीजी संपीड़ित प्राकृतिक गैस है, नहीं द्रवित पेट्रोलियम गैस है। जलना प्रारंभ होने से पहले ईंधन को उसके ज्वलन ताप तक गर्म करना आवश्यक है। तेल द्वारा उत्पन्न आग को किसके द्वारा पानी के द्वारा नियंत्रित नहीं किया जा सकता। ठीक है। समझाइए कि मोटर वाहनों में सीएनजी के उपयोग से हमारे शहरों का प्रदूषण किस प्रकार कम हुआ है। देखो सीएनजी जब इंजन में काम में आती है तो इंजन से निकलने वाले प्रदूषकों में सल्फर और नाइट्रोजन के प्रदूषक बहुत कम मात्रा में होते हैं, इसलिए और ये हल्के भी होते हैं तो ये अपने साथ धुआं भी कम छोड़ते हैं और प्रदूषक भी कम छोड़ते हैं। इस प्रकार से प्रदूषण कम करने के लिए लाभदायक है। ईंधन के रूप में एलपीजी और लकड़ी की तुलना कीजिए। देखो जब एलपीजी जलती है तो अपने साथ प्रदूषक बहुत कम मात्रा में छोड़ती है और जब लकड़ी जलती है तो अपने साथ प्रदूषक बहुत बड़ी मात्रा में छोड़ती है। तो ये इनमें से एलपीजी ज़्यादा अच्छा ईंधन है। कारण बताइए। विद्युत उपकरण से संबद्ध आग पर नियंत्रण पाने हेतु जल का उपयोग क्यों नहीं किया जाता? क्योंकि विद्युत के जो उपकरण हैं उनमें विद्युत धारा प्रवाहित होती रहती है और जब हम इसमें पानी डालते हैं तो पानी विद्युत का सुचालक होता है, तो आग बुझाने वाले कर्मचारी को विद्युत का झटका लग सकता है। इसलिए पानी के द्वारा जो विद्युत उपकरण में आग लगने पर आग नहीं बुझानी चाहिए। एलपीजी लकड़ी से अच्छा घरेलू ईंधन है, इसका कारण है बताइए। तो देखो एलपीजी एक कम वायु प्रदूषक है, आसानी से उपलब्ध भी हो जाती है और ये हमारे प्रदूषण को, जो वायु को प्रदूषित कम करती है और इसकी वजह से जो अपशिष्ट पदार्थ है वो भी नहीं निकलते। तो लकड़ी से अच्छा एलपीजी होता है। ठीक है। और इसको एक सिलेंडर में भर के रखा जा सकता है जो जगह भी कम घेरता है। लकड़ी के लिए वृक्षों को काटना पड़ता है, ये जगह भी ज़्यादा घेरती है, प्रदूषण ज़्यादा फैलाती हैं। ठीक है। तो एलपीजी एक अच्छा घरेलू ईंधन है। गैस
कागज़ स्वयं सरलता से आग पकड़ लेता है, जबकि एल्युमिनियम पाइप के चारों ओर लपेटा गया कागज़ का टुकड़ा आग नहीं पकड़ता। इसका कारण यह है कि कागज़ को जब हम सीधे आग की लौ के संपर्क में ले जाते हैं तो उसका जो तापन बिंदु है, मतलब ज्वलन बिंदु है, वो आसानी से ज्वलन बिंदु तक ताप आसानी से पहुंच जाता है। जबकि एल्युमिनियम के निकट होने पर जो पेपर है या कागज़ है वो चालन के द्वारा अपनी ऊष्मा एल्युमिनियम में भेजता रहता है, जिससे उसका तापमान ज्वलन ताप तक पहुंच ही नहीं पाता और वो आग पकड़ने में देरी करता है। छठा प्रश्न, मोमबत्ती की ज्वाला का चिन्हित चित्र बनाइए। जो ऊपर चित्र दिखाया गया है वो चित्र बनाना है आपको, है ना, और नाम लिखने हैं। ईंधन के ऊष्मीय मान को किस मात्रक द्वारा प्रदर्शित किया जाता है? तो इसका मात्रक होता है किलो जूल पर केजी। ठीक है, kJ/kg। सातवां, ईंधन के ऊष्मीय आठवां, समझाइए कि CO2 किस प्रकार आग को नियंत्रित करता है। देखो, जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है वो जो ईंधन के चारों तरफ एक परत बना लेती है चारों तरफ से, जिसकी वजह से क्या होता है कि ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं होती, और जब किसी ईंधन पर ऑक्सीजन सप्लाई नहीं होती है तो वह आग बुझ जाती है। तो इस प्रकार CO2 क्या करती है, ऑक्सीजन की मात्रा को कम करके आग बुझाती है। हरी पत्तियों के ढेरों जलाना कठिन होता है, परंतु सूखी पत्तियों में आग आसानी से लग जाती है। समझाइए। क्योंकि हरी पत्तियों का तापमान, जो तापन बिंदु है वो कम होता है, उष्णन बिंदु है, एक तरह से क्या बोलते हैं, ज्वलन बिंदु है, वो कम होता है, तो उसको गर्म करने में बहुत ज़्यादा समय लग जाता है। और सूखी पत्तियों का तापन बिंदु वैसे भी अधिक होता है, और जब उसको गर्म करते हैं तो ज्वलन बिंदु तक पहुंचने में कम समय लगता है, इसलिए सूखी पत्तियाँ जल्दी जल जाती हैं। 10वां, सोने और चांदी को पिघलाने के लिए स्वर्णकार ज्वाला के किस क्षेत्र का उपयोग करते हैं और क्यों? सोने और चांदी को पिघलाने के लिए स्वर्णकार मतलब सुनार उस ज्वाला को उत्पन्न करते हैं जो सबसे अधिक गर्म होता है। तो वहाँ से सुनार अपनी जो हवा देने वाली जो पाइप का टुकड़ा होता है उससे हल्की हल्की सी हवा देते हैं उसमें, जिससे वो जो सबसे अधिक गर्म ज्वाला है वो वहाँ से मुड़कर जो सोने या चांदी को जिधर रखता है उधर चली जाती है, जिससे उसके आभूषण आसानी से गर्म हो जाते हैं और पिघलने लगते हैं। 11वां, एक प्रयोग में 4.5 किलोग्राम ईंधन का पूर्णतः दहन किया गया। उत्पन्न ऊष्मा का माप 1,80,000 किलो जूल था। ईंधन का ऊष्मीय मान परिकलित कीजिए। तो देखो बहुत सरल है, 1,80,000 में भाग देंगे हम 4.5 का, तो अपने आप इसका मान निकल कर आ जाएगा। ठीक है, तो इसका मान आ जाएगा लगभग 40,000 किलो जूल पर केजी। ठीक है, क्या जंग लगने के प्रक्रम को दहन कहा जा सकता है? विवेचना कीजिए। देखो, जंग लगने के लिए क्या आवश्यक है? ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, ईंधन की आवश्यकता होती है और ताप की आवश्यकता होती है। ये तीनों चीज़ जहाँ मिलती है वहाँ पर आग लगती है, और जंग नहीं लगती वहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर जंग लगने में आपको क्या क्या मिलेगा? ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, पानी की आवश्यकता होती है, लेकिन ताप की आवश्यकता नहीं होती है ना, इसलिए हम जंग को दहन नहीं कह सकते। हाँ, जंग और दहन में दोनों पदार्थ नष्ट हो जाते हैं, दोनों में ही तो समानता तो है, लेकिन ये दोनों अलग अलग जरूर हैं। 13वां, देखो 13 के प्रश्न नहीं है ये, बस वैसे ही बच्चों से वो कहा गया है। आबिदा और रमेश ने एक प्रयोग किया जिसमें बीकर में रखे जल को गर्म किया। आबिदा ने बीकर को मोमबत्ती ज्वाला के पीले भाग के पास रखा। रमेश ने बीकर को ज्वाला के सबसे भारी भाग के पास रखा। किसका पानी कम समय में गर्म हो जाएगा? देखिए, जो ज्वाला बीच का भाग होता है वो सबसे ज़्यादा गर्म होता है, तो वहाँ पर जो जल रखा होता है वो जल्दी गर्म हो जाएगा, और जो ऊपरी भाग होता है वहाँ पर तापमान कम होता है, इसलिए वो भाग थोड़ा लेट गर्म होगा। ठीक है, तो आबिदा का बीकर पीले भाग में रखा हुआ था, इसलिए आबिदा का बीकर पहले गर्म हो जाएगा। ठीक है, तो अपना ये अध्याय ख़त्म होता है। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। चैनल पर आने के लिए